हेलो एवरीवन। आज हम आई एम द फेडेड विलन मनहुआ चैप्टर 328 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें लेटेस्ट चैप्टर के लिए। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 328 कुछ दिनों बाद एब्सोल्युटली इन स्काईज के किनारे पर अचानक वॉइड फट गया। उसके अंदर से एक एंशिएंट बैटलशिप नीचे उतरा जिसने आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। भीड़ में शौक फैल गया जब उन्होंने उस पर खड़े फिगर को पहचाना। कुचिंग फीनिक्स लेडी उसके आगमन से साफ तौर पर हैरान थी। उसने तुरंत सिक्स्थ क्राउन प्रिंस को टेलीपैथिक मैसेज भेजा, यह बताते हुए कि गू चेंग सच में यहाँ आने की हिम्मत कर गया। उसने यह भी कहा कि लगता है उसने रूमर्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और सोचा कि क्या उसे सच में इस बात का डर नहीं है कि उसे यहीं हंट करके मार दिया जाएगा। सिक्स्थ क्राउन प्रिंस ने हल्की सरकाजम के साथ जवाब दिया, पूछते हुए कि क्या वह पक्की है कि उसे वही लोग हंट करेंगे, ना कि वह खुद उन्हें खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जिन यून सिबलिंग्स की साइड में सबसे छोटा भाई जो पीछे ऐश कलर ड्रॉप में खड़ा था, उसने व्हाइट कपड़ों में खड़ा यिन श्याओ से पूछा कि क्या गुचेंग सच में आ गया है। उसके पास खड़ी लड़की ने डिसमिसिव अंदाज में जवाब दिया, पूछते हुए कि और क्या उम्मीद थी, और फिर बोली कि क्या उन्हें अब मूव करना चाहिए। जिन यून ने तुरंत बीच में टोक दिया, पूछते हुए कि वह क्या सोच रही है। उसने चेतावनी दी कि गुचेंग अब उनकी कैपेबिलिटीज से बहुत आगे निकल चुका है और उन्हें प्लान पर ही टिके रहना चाहिए। हल्का सा पीछे देखते हुए उसने कहा कि उनका रोल बस इतना है कि गुचेंग की रेपुटेशन खराब करनी है ताकि और फैक्शंस उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। उसके करंट स्टेटस के साथ गुचेंग अब एंसेस्टर्स के बराबर खड़ा था, जिससे उसे खुलेआम अटैक करना नामुमकिन हो गया था। उन्हें बस केयरफुली आगे बढ़ना था। जब गुचेंग उतरा, उसने शांति से पूछा कि क्या यही वो बॉर्डरलैंड है जहां एब्सोल्युटली यिन स्काईज फटकर बाहर आए थे। आसपास के कल्टीवेटर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए और हल्का सा झुककर उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगे। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बताया कि पिछले कुछ दिनों से एब्सोल्युटली यिन स्काईज की एनर्जी लगातार फैल रही है और उन्होंने जो भी कोशिश की उसे रोक नहीं पाए। उसने आगे कहा कि यह ऑलरेडी लाखों किलोमीटर तक फैल चुका है और अब भी डरावनी स्पीड से आसपास के स्टार टेरिटरीज की ओर बढ़ रहा है। उसके पास खड़ी एक फीमेल कल्टीवेटर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और जोड़ा कि यह लोअर रीलम्स और एंशिएंट रीलम्स के बॉर्डर स्पेसेस को भी धीरे धीरे निगल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तभी गुचेंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी जब उसने कहा कि अपर रियलम का राइज और फॉल सभी की जिम्मेदारी है। उसने यह भी कहा कि कुछ कारणों से वह देर से पहुंचा है और उम्मीद करता है कि वह बहुत देर नहीं कर चुका। भीड़ में से एक आवाज आई जिसने कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि यंग मास्टर गुए ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ रूमर्स से डर जाए। और भी आवाजें उठने लगी। लोग पूरे विश्वास के साथ कहने लगे कि यंग मास्टर गु कभी भी ऐसी सिचुएशन से पीछे नहीं हटेगा। यह साफ था कि कुछ लोग जानबूझकर उसकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आवाज मजबूती से गूंजी जिसने कहा कि वह कभी नहीं मानेगा कि यंग मास्टर डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर है और ऐसे आरोप को उसने सीधा सीधा अपमान बताया। फिनिक्स लेडी ने शांति से ऑब्जर्व किया कि जैसे ही गु चेंग आया, भीड़ तुरंत आश्वस्त हो गई। उसने कहा, इतनी नेचुरल पर्सुएसिव पावर शायद पूरे अपर रियलम में सिर्फ उसी के पास है। वहीं सिक्स्थ क्राउन प्रिंस ने बस इतना कहा कि वह एक ही प्रिंसिपल पर जीता है, कभी भी उसके खिलाफ मत जाओ। थोड़ी दूरी पर जिन यून सिबलिंग्स बेचैन होते जा रहे थे। फाइट कपड़ों वाली लड़की ने धीरे से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, जबकि जिन यून खुद चुप रहा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। तभी दूर हवा में खड़े जिन यून ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे इलाके में साफ गूंजी जब उसने कहा कि यंग मास्टर गू की बातें सुनने में भले ही अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनके सभी फैक्शंस कई दिनों से फ्रंटलाइन संभाले हुए हैं और भारी नुकसान झेल चुके हैं। उसने आगे कहा कि अब जब सिचुएशन मुश्किल से स्टेबल हुई है तब गुचेंग इतनी देर से पहुंचा है। उसने सवाल उठाया कि चाहे जानबूझकर हो या नहीं, क्या गुचेंग उनके सभी फैक्शंस को सिर्फ पॉन की तरह ट्रीट कर रहा है। नीचे खड़ी भीड़ में शौक की लहर दौड़ गई। कई लोग डिसबिलीफ में हांफने लगे, सोचते हुए कि जिन यून इतनी बातें खुलकर कैसे कह सकता है। लेकिन गुचेंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बस शांत चेहरे के साथ गोल्डन बैरियर की ओर बढ़ता रहा और कहा कि न्याय हमेशा लोगों के दिलों में होता है। उसने हमेशा साफ कॉन्शियस के साथ काम किया है और उसे मैलिसियस लोगों की स्कीम्स से कोई डर नहीं है। जैसे ही वह ड्रिफ्टिंग रेड मिस्ट के पास पहुंचा, उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि इन सबस्टेंसेस के सोर्स को समझे बिना इस डिजास्टर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कई एल्डर्स तुरंत चिल्लाए, उसे रोकने की कोशिश करते हुए कि वह उस मिस्ट को छुए नहीं, लेकिन गुचेंग बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ मिस्ट को छुआ, वह तुरंत इरोड होने लगा। पूरी भीड़ शौक में सांस रोककर देखने लगी। किसी ने धीरे से कहा कि अगर उन्हें सही याद है तो यंग मास्टर गु की एबिलिटीज एक नॉर्मल ट्रू डाओइस्ट से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उसका फिजिकल बॉडी कॉरोड हो रहा है। एक और व्यक्ति ने कहा कि अगर उनमें से कोई भी उस मिस्ट में घुस जाता तो वह तुरंत निगल लिया जाता और वापस आने का कोई चांस नहीं होता। ज्यूचेंग ने फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। यह देखकर भीड़ अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। लोग एडमिरेशन में बोल उठे कि यंग मास्टर गु खुद फ्रंट लाइन पर लीड कर रहा है, सच में एक नोबल फिगर। उसी समय राइट एंड लेफ्ट एल्डर गार्डियंस जो सेंट चुच्चू की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जल्दी से आगे आए और गियू चेंग के सामने गहराई से झुक गए। उन्होंने अर्जेंटली उसे बताया कि उनकी सेंटेस चुचू अकेले ही एब्सोल्युटली
मिस्ट की गहराई में जा चुकी है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह जाकर उसकी मदद करें। उनकी बातों ने गुचेंग को साफ तौर पर चौंका दिया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और वह गहरी सोच में डूब गया, मन ही मन उस बेवकूफ औरत को कोसते हुए। क्या उसने पहले ही किसी को उसे वार्न करने के लिए नहीं भेजा था? फिर भी उसने मौत को खुद ही गले लगाने का फैसला कर लिया। क्या उसे सच में लगता था कि जो निर्वाणा और प्राणा आर्टिफैक्ट उसने उसे दिया था वही उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गुचेंग ने भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा कि यह एब्सोल्युटली इनसाइट बेहद अजीब और खतरनाक है, यहाँ तक कि वो एंशिएंट एंसेस्टर्स भी जिन्होंने डाओ को हासिल कर लिया है इसमें हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है, और यहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन अभी भी काफी लो है। ऐसे में उनके लिए इस रिस्क को लेना समझदारी नहीं होगी। इन हालात में लगता है कि उसे खुद ही अंदर जाना पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं, ब्लैक रोब पहने एक फीमेल डाओ अचीवर ठंडे अंदाज में ये सब देख रही थी। उसने कहा कि भले ही ये मिस्ट खतरनाक है लेकिन अभी ये उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि एक ट्रू डाओ अचीवर के फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके। उसने आगे कहा कि गुचेंग ने इस समय यहाँ आने का फैसला सिर्फ फेम कमाने के लिए किया है ताकि वह आम लोगों के साथ खड़ा दिख सके, और अगर वह इस एब्सोल्युटली इन क्राइसिस को सॉल्व कर देता है तो उसके डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर होने वाले रूमर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके पास खड़ा आदमी तुरंत धीमी आवाज में बोला कि प्लान को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अगले ही पल भीड़ के अंदर से एक अनजान व्यक्ति अचानक आगे आया और चिल्लाया कि डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर को मार देना चाहिए। उसने गुचेंग को पागल कहा और आरोप लगाया कि उसने इतने सारे यंग प्रोडिजीज को मार डाला है जिसका उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी यह हरकत देखकर आसपास के लोग स्टंट रह गए। लगभग उसी समय और भी आवाजें उठने लगी। कई लोग आगे बढ़ते हुए चिल्लाने लगे, अपने लोगों का बदला लेने के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, और इस गद्दार विलेन गुचेंग की मौत की मांग करने लगे। अचानक हुए इस बदलाव ने पूरी भीड़ को कंफ्यूजन में डाल दिया। सिक्स्थ क्राउन प्रिंस, जो मास्क के पीछे से यह सब देख रहा था, सोच में पड़ गया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसने नोट किया कि इतने लो लेवल कल्टीवेटर्स भी गुचेंग पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। बाकी लोग भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हेवनली फीनिक्स लेडी ने शांत अंदाज में कहा कि यह साफ तौर पर किसी फैक्शन द्वारा भेजे गए डेथ स्क्वाड्स हैं। दूरी पर खड़ा निराजिन यून हल्की सी मुस्कान के साथ अपने सिबलिंग्स को टेलीपैथिक मैसेज भेजता है, यह कहते हुए कि अगर गुचेंग यहाँ अभी किलिंग स्प्री पर उतर आता है तो उसके अब तक के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। उसकी वाइट कपड़ों में खड़ी लड़की ने कहा कि उस हालत में उनके एंसेस्टर्स को उसके खिलाफ खुलकर एक्शन लेने का पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक गहरी और दबदबे वाली आवाज गूंजी, पोल। अगले ही पल एक भयानक औरा तूफान की तरफ फैल गई जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। लगभग सभी कल्टीवेटर्स की सांसें भारी हो गईं, जैसे कोई जबरदस्त दबाव उनके ऊपर टूट पड़ा हो जो उनके शरीर को चकनाचूर कर सकता था सिर्फ हाथ के एक इशारे से। वह व्यक्ति हरकत में आया। जो लो लेवल कल्टीवेटर्स आगे बढ़े थे वे तुरंत हवा में उठा लिए गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। कुछ ही सेकंड में वे सब एक साथ खींच लिए गए। उनके शरीर सिकुड़ते चले गए, यहाँ तक कि वे उसके हाथ में चींटी से भी छोटे लगने लगे। भीड़ में शौक फैल गया जब किसी ने फुसफुसाकर कहा कि यह एक रेमेंट इमॉर्टल है। वह गहरी आवाज फिर से गूंजी, ठंडी और अथॉरिटी से भरी हुई। उसने पूछा कि ऐसे कीड़े मकोड़े यंग मास्टर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। फिर बिना किसी झिझक के उसका हाथ बंद हो गया। एक ही पल में वे सब पूरी तरह से क्रश होकर खत्म हो गए। उस एक्ट से एक जबरदस्त शॉक वेव बाहर की ओर फैली जिसमें रेमेंट इमॉर्टल की ओवरवेलमिंग पावर साफ महसूस हो रही थी और दूर खड़े कल्टीवेटर्स तक हिल गए। इस शॉक के बीच किसी ने कहा कि क्या ये गजो फैमिली का कोई एंसेस्टर है, जबकि एक टोपी पहने आदमी ने तुरंत उसे सुधारा, कहते हुए कि यह एक रेमेंट इमॉर्टल है जो उसे यंग मास्टर कह रहा है। पास में खड़ा मास्क्ड फिगर धीरे से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी समय गुचेंग आगे बढ़ा और बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इटर्नल ओवरकास्ट कैलेमिटी के आउटब्रेक के बाद से कई सुप्रीम सेक्ट्स और इमॉर्टल क्लैंस ने इंडिफरेंट रवैया अपनाया हुआ है, बस वेट एंड सी अप्रोच पर टिके हुए हैं। उन्होंने तो इस डिजास्टर के रूट कॉज की जांच करने की भी कोशिश नहीं की। भीड़ की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ हल्के से फैलाए और पूछा कि जैसे ही वह गुचेंग यहाँ आया वही फैक्शंस इतने छोटे और घटिया टैक्टिक्स पर उतर आए। उसे डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर का लेबल लगाकर उसके खिलाफ डेथ स्क्वाड्स भेजने लगे। उसने आगे सवाल किया कि क्या उन्हें डर है कि अगर वह इस एब्सोल्युटली इन स्कैलेमी को रिजॉल्व कर देगा तो उन्हें उसकी बदनामी करने का मौका नहीं मिलेगा। गुचेंग की बातों ने पूरी भीड़ को हिलाकर रख दिया। किसी ने डिसबिलीफ में कहा कि ऐसे वक्त पर भी लोग ऐसी चालें चल रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं, फीनिक्स लेडी हल्की मुस्कान के साथ बोली कि लगता है इस बार उन लोगों ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। गुचेंग भी हल्का सा मुस्कुराया, फिर ऊपर देखते हुए शांत आवाज में बोला कि लगता है वेनेरेबल एंसेटर्स खुद सामने आने का कोई इरादा नहीं रखते। बिना देर किए उसने एयर को उन्हें बाहर बुलाने का इशारा किया। एयर के चेहरे पर साफ खुशी झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉइड की तरफ इशारा किया और अगले ही पल स्पेस को जोर से फाड़ दिया। उसके पीछे छिपी लेयर सामने आ गई जहां कई डेव अचीवर्स छिपकर सब कुछ देख रहे थे। भीड़, तनाव और पूरा अनफोल्डिंग ड्रामा। सबसे आगे खड़ा एक और मेल डाओ अचीवर हल्का सा भौहें चढ़ाकर गुचेंग से पूछता है कि वह आखिर करना क्या चाहता है। गुचेंग हवा में उठकर उनके लेवल पर पहुंच गया और शांत स्वर में बोला कि उसका इरादा
सीधा है। वह इस कैलेमिटी को रोकने और सभी जीवों को बचाने के लिए चर्चा करना चाहता है। उसने सीधे पूछा कि क्या वे उसके साथ एब्सोल्युटली इन स्काइजर्स की गहराई में जाकर जांच करेंगे या इस क्रिटिकल समय में भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके जवाब से पहले ही ब्लैक रोब वाली फीमेल डाउ अचीवर तेज आवाज में बोली कि वह अपनी छोटी छोटी चालें छोड़ दे। उसने साफ कह दिया कि वे उसके साथ एब्सोल्युटली यिन की गहराई में नहीं जाएंगे और सवाल उठाया कि क्या वह सच में कैलेमिटी खत्म करना चाहता है या उन्हें खत्म करना चाहता है। उसने यह भी कहा कि डेमोनिक आर्ट्स के इनहेरिटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सिर्फ एक रेमिनेंट इमोर्टल होने से वह उन्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि हर बड़े फैक्शंस के पास ऐसी पावर मौजूद है। एयर ने बस ठंडी नजरों से उसे देखा, लेकिन वह अनजान बनी रही और आगे बोलती रही, यहाँ तक कि उसने पूछ लिया कि क्या वह सच में उनके सभी फैक्शंस के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अचानक उसकी तरफ उड़कर सीधा उसके मुंह में घुस गया। अगले ही पल उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। एक अजीब सी हरी फ्लेम अंदर से फूट पड़ी और तेजी से उसके पूरे शरीर को जला डाला। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका शरीर अंदर से जलता जा रहा था। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह राख बन गई। एयर ने कैजुअली कहा कि वह बहुत ज्यादा बोल रही थी। उसके पास खड़ा मेल डाउ अचीवर घबराकर चिल्लाया, डाओइस्ट ब्लैक वाटर। नीचे खड़ी व्हाइट रोब वाली फीमेल कल्टिवेटर ने भी घबराकर जिन यून को पुकारा। मौका देखते ही जिन यून ने जोर से चिल्लाकर भीड़ से कहा कि गुचेंग बिना झिझक दूसरे फैक्शंस के एंसेस्टर्स को मार रहा है और फिर भी कहता है कि वह डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर नहीं है। आगे खड़े डाओ अचीवर ने ठंडी आवाज में अपने साथियों को आदेश दिया कि वे अपने क्लैन के सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स निकालें। आज वे इस तथाकथित डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर से जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। लेकिन गुचेंग ने बस मुड़कर उनकी तरफ पीठ कर ली और शांत स्वर में बोला कि वे बार बार उसे डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कह रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका क्या प्रूफ है। सामने वाले ने तुरंत पलटकर पूछा कि वह कैसे साबित करेगा कि वह नहीं है। गुचेंग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा कि बस अब काफी है। जब वे बिना रीजन के एक्ट कर रहे हैं तो वह भी अनजस्टिफाइड तरीके से एक्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ बैटल शुरू हुई तो यहाँ मौजूद सभी कल्टिवेटर्स इसका खामियाजा भुगतेंगे। फिर उसने पीठ फेर कर कहा कि अगर वे नहीं जाना चाहते तो वह खुद, जिसे वे डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कहते हैं, आगे बढ़कर रास्ता साफ करेगा। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा कि यह स्थिति सच में आयरॉनिक है। आसपास के कल्टिवेटर्स गुचेंग को देखते रहे। धीरे धीरे मर्मर्स फैलने लगे। कुछ लोग बोले कि क्लाउड्स रीचिंग वैली और एंडलेस फायर नेशन जैसे फैक्शंस जोर जोर से उसे डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कह रहे हैं, लेकिन उनके खुद के एंसेस्टर्स यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे। एक और आवाज उठी, आखिर असली डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कौन है? धीरे धीरे भीड़ का माहौल बदलने लगा। एक एक करके चेंग के सपोर्ट में बोलने लगे। गुचेंग ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार बहुत ठंडे थे। अब वक्त आ गया था इस पॉन के अपने रोल निभाने का। उसकी नजर हल्के से इमॉर्टल डाउ अलायंस के लोनिये फे की तरफ गई, जिससे उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उधर एब्सोल्युटली इन स्काइज की गहराई में ग्रे मिस्ट एक अंतहीन लहर की तरह उफन रही थी, जो हर चीज को निगलने के लिए तैयार थी। उसी घने मिस्ट को चीरते हुए एक गोल्डन लाइट आगे बढ़ रही थी। सेंट जिंग चूचू अकेले बैटल कर रही थी, चारों तरफ एब्सोल्यूट ई क्रिएचर्स से घिरी हुई। अचानक एक स्वॉर्ड ची नीचे उतरी, जिसने कई क्रिएचर्स को एक साथ काट दिया और उसे खुद को संभालने का मौका मिला। उसने जल्दी से हालात को समझा और देखा कि उनमें से एक क्रिएचर क्वाजी एम्परर रियलम तक पहुंच चुका है। फिर भी वह डरी नहीं। उसने खुद से कहा कि सब ठीक होगा। ह्यूमैनिटी पैलेस की सीक्रेट टेक्निक्स और गुचेंग का दिया हुआ एम्परर आर्टिफैक्ट इसे संभालने के लिए काफी होगा। उसने अपनी स्टैंस ठीक की और फिर जोर से कहा, कम ऑन। एब्सोल्यूटियन क्रिएचर्स पागलों की तरह उसकी तरफ टूट पड़े। हर एक की पावर पीक क्वाजी एम्परर रियलम के बराबर थी। लेकिन अगले ही पल कुछ और भी ज्यादा खतरनाक सामने आया। एक विशाल एब्सोल्यूटियन क्रिएचर अचानक प्रकट हुआ। उसने आते ही एक छोटे क्रिएचर को अपने नीचे कुचल दिया और उसे निगल गया। जेंग चूचू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखों में शौक साफ दिखने लगा। माथे पर पसीना आ गया। उस विशाल शैडो ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उसकी स्वॉर्ड हल्की हल्की कांपने लगी। वह क्रिएचर इतना बड़ा था कि उसने आसमान तक को ढक लिया और उस अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें धीरे धीरे सामने आईं। उसे देखते हुए जेंग चूचू बस धीरे से बुदबुदाई। अपर रियलम के लिए यही असली कैटास्ट्रोफी है। गाइज, ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर दे, ताकि आप सभी को नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।